हेलो स्टूडेंट्स, हमने व्यावसायिक संयोजन के बारे में जाना। इसका शीर्ष अथवा उदग्र अथवा लंबवत संयोजन देखा था। फिर इसके बाद में पार्श्व संयोजन के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे वृत्तीय या चक्रित संयोजन अथवा मिश्रित संयोजन, सर्कुलर कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इस प्रकार के संयोजन को मिश्रित अथवा पूरक संयोजन भी कहते हैं, जब परस्पर भिन्न प्रकृति के व्यवसायों अथवा भिन्न वस्तुओं के उत्पादन में स्वतंत्र रूप से संलग्न दो या दो से अधिक इकाइयां एक ही प्रबंध, नियंत्रण अथवा स्वामित्व के अंतर्गत आपस में मिल जाती हैं, तो उनका यह मिलना वित्तीय संयोजन कहलाता है। जैसे कि बहुत सारे बिजनेस किसी एक ही बिजनेस में मिक्सड अप हो जाए, इंक्लूड हो जाए और उनका एक ही ओनर रहे, तो इस प्रकार के जो बिजनेस है उसको कहा जाता है मिक्स्ड संयोजन कॉम्बिनेशन, यानी वृत्तीय या मिश्रित संयोजन। इसमें सहायक व्यापार करने वाले अथवा एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न कार्य करने वाले आपस में मिलकर कार्य करते हैं और उसके लिए अलग अलग सिद्धांतों को छोड़कर केंद्रित नियंत्रण संस्था की स्थापना करते हैं। इस प्रकार के चक्रित संयोजनों की विशेषता उनका आकस्मिक निर्माण है, क्योंकि सदस्य उद्योगों का मिलन उन पर नियंत्रण तथा प्रबंध प्राप्त करने हेतु करते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा औद्योगिक घराना या कह सकते हो बिरला समूह, जिसमें चीनी की मिल हो, सूती वस्त्र की मिल हो, कागज़ की मिल हो, सीमेंट की मिल हो, इस्पात की मिल हो, और ये साथ में मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो इस प्रकार के बिजनेस को वृत्तीय या मिश्रित संयोजन कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत की प्रबंध अभिकर्ता प्रणाली के इस प्रकार के संयोजन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है बिरला ब्रदर्स लिमिटेड, जेके ग्रुप, मार्टिन वर्न एंड कंपनी, एड्रियूल एंड कंपनी, डालमिया जैन एंड कंपनी इत्यादि। चूँकि बड़े बड़े पूंजीपतियों को विभिन्न उद्योगों पर नियंत्रण रखने की लालसा होती है तथा इसी लालसा से प्रेरित होकर वे अपने हाथ में विभिन्न उद्योगों को फंसा के चलते हैं। उद्देश्य होता है औद्योगिक साम्राज्य की स्थापना करना, आर्थिक सत्ता का केंद्रीयकरण करना, औद्योगिक सहयोग एवं संयोजन के माध्यम से बड़े पैमाने के व्यवसाय संचालन के लाभों को प्राप्त करना। इससे कुछ लाभ होते हैं, जैसे इसके द्वारा बिना किसी उद्योग में एकाधिकार प्राप्त किए ही उद्योगपति अपने औद्योगिक साम्राज्य की स्थापना कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप उद्योगपति की जोखिम बढ़ जाती है। इसके निर्माण से अनेक बचतों की प्राप्ति की जा सकती है। एक उद्योग का क्षय यानी वेस्टेज दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सूत उद्योग की रद्दी, रुई का उपयोग कागज उद्योग में लुगदी यानी प्लप बनाने में किया जा सकता है। वृत्तीय संयोजन एकाधिकार की भावना को जन्म नहीं देता है। इसके कुछ दोष भी होते हैं। विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का संयोजन बनने के कारण इसमें विशिष्टीकरण का अभाव रहता है। इसमें औद्योगिक साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिलता है, जबकि हम आजकल समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य की बात कहते हैं। विकर्णीय संयोजन या कर्ण संयोजन, डायगोनल कॉम्बिनेशन। यदि किसी मुख्य उद्योग के साथ सहायक उद्योग भी मिल जाते हैं तो ऐसे संयोजन को विकर्णीय या कर्ण संयोजन अथवा कार्यशील संयोजन भी कहते हैं, जैसे लौह एवं इस्पात उद्योग तथा मरम्मत उद्योग। इस प्रकार के संयोजन का मुख्य लाभ यह है कि कारखाने की मशीनें निरंतर कार्य करती रहती हैं। टूट फूट के समय उनकी मरम्मत सरलता में हो जाती है। श्रमिकों को खाली समय अथवा बेकार समय का वेतन नहीं देना पड़ता। इस प्रकार इसमें मितव्ययिता भी रहती है। व्यावसायिक संयोजनों के प्रारूप अथवा वर्गीकरण, फॉर्म्स और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। उपयुक्त 5 प्रकार के व्यावसायिक संयोजनों का अध्ययन करने के पश्चात हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि
क्या हम इन्हें औद्योगिक विश्व में सरलता से पहचान सकते हैं अथवा नहीं? इन व्यावसायिक संयोजनों का विकास देश एवं विदेश के उद्योगों की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार विश्व के महान औद्योगिक राष्ट्रों में हुआ था। वे विभिन्न नामों से पहचाने जाने लगे। उन्हें कोई एक ही विशेष नाम नहीं दिया जा सकता तथा उनकी क्रियाओं पर यह निर्भर करता है कि कौन सा व्यावसायिक संयोजन किस प्रकार का है, और यह देखने के लिए आवश्यक है कि हम व्यावसायिक संयोजनों के विभिन्न प्रारूपों का अध्ययन करें। श्री हैनी के अनुसार व्यावसायिक संयोजनों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, सरल संयोजन तथा संयुक्त संयोजन। सरल संयोजन प्राकृतिक व्यक्तियों का समूह है, जबकि संयुक्त संयोजन में अनेक संघ सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार हम संयोजन का निम्न प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। साधारण पार्षद, इसके अंदर व्यापारिक पार्षद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्रमिक संघ, अनौपचारिक अथवा सज्जनों अथवा भद्र पुरुषों के समझौते। संयुक्त पार्षद, इसके अंदर संधान, जिसके अंदर संघ और उत्पादक संघ रहते हैं। संगठन, इसके अंदर अपूर्ण संगठन, प्रन्यांस, सामुदायिक हित, संधारी कंपनी, पूर्ण संगठन, सम्मिश्रण, संविलयन। साधारण पार्षद, सिंपल एसोसिएशंस, जब विभिन्न प्रकार की कंपनियां साधारण व्यापारिक सुविधाओं के लिए अपना एक समूह बना लेती हैं तो वे साधारण पार्षद कहलाती हैं। इस प्रकार के पार्षद प्रायः व्यापारिक क्षेत्र में होते हैं। यदि किसी उद्योग के कर्मचारीगण अपना कोई संघ बना लेते हैं तो वह भी उसी वर्ग में आते हैं। इस प्रकार के पार्षद अग्र प्रकार के होते हैं। इसके अंदर व्यापारिक पार्षद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्रमिक संघ, अनौपचारिक अथवा सज्जनों अथवा भद्र पुरुषों के समझौते। व्यापारिक पार्षद, ट्रेड एसोसिएशन, प्रत्येक उद्योग तथा व्यापार में कुछ सामान्य समस्याओं को सुलझाने के लिए उद्योगपति, व्यापारी इत्यादि मिलकर संघ या पार्षद बनाते हैं। इन पार्षदों या संघों को व्यापार संघ या व्यापारिक पार्षद कहते हैं। ओवेंस के अनुसार व्यापारिक पार्षद एक ही उद्योग या व्यापार की स्वतंत्र व्यावसायिक इकाइयों का अलाभकारी संगठन है। ये संघ अथवा पार्षद उद्योग या स्थान के आधार पर बनाए जाते हैं। इनका निर्माण करने के लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। ये मुख्यतः व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर रहते हैं। भारत में अनेक व्यापारिक पार्षद सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, जैसे अहमदाबाद सूती वस्त्र मिल मालिक संघ, कलकत्ता व्यापारिक संघ, ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन, दी इंडिया जूट मिल्स एसोसिएशन, मुंबई मिल मालिक संघ इत्यादि। इसकी लक्षण अथवा विशेषताएं, यह स्वतंत्र व्यावसायिक संगठन है। यह एक ही उद्योग अथवा व्यवसाय की विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं का संगठन है। यह एक ऐच्छिक संगठन है। इसकी स्थापना का मूलभूत उद्देश्य उद्योग अथवा व्यवसाय की सामान्य समस्याओं का समाधान करना है। यह संबंधित इकाइयों के कल्याण के लिए कार्य करता है। यह अपने सदस्यों की इकाइयों के आंतरिक प्रबंध अथवा संचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। संचालन, उपयुक्त पार्षद के कार्य संचालन के लिए एक सचिव होता है। इसमें एक कार्यकारिणी होती है जिसके सदस्य प्रायः 2 वर्षों से 5 वर्षों के लिए साधारण सदस्यों में चुने जाते हैं। कार्यकारिणी का एक सभापति तथा अन्य पदाधिकारी होते हैं जो कि पार्षद का कार्य करते हैं। यदि कोई व्यापारी व्यापारिक पार्षद का सदस्य बनना चाहता है तो उसके सचिव के पास एक आवेदन पत्र भेजना पड़ता है। कार्यकारिणी की अनुमति पर उसको सदस्यता मिल जाती है। पार्षद के खर्चे प्रायः सदस्यता शुल्क आदि से चलते हैं।
कार्य एवं उद्देश्य। पार्षद के उद्देश्य उसके सदस्यों की आवश्यकता को देखते हुए निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे उत्पादन की तकनीकी में वृद्धि तथा योग्यता लाना, बाजार तथा वस्तु विक्रय का अध्ययन करना, नवीन वस्तुओं के उत्पादन तथा उत्पादित वस्तुओं की उपयोगिता के लिए प्रयोग करना, सामूहिक रूप से विज्ञापन, वस्तु मूल्य निर्धारण एवं अन्य व्यक्तियों के व्यापारिक संबंध स्थापित करना, व्यापार का बहुमुखी विकास करना तथा आपस में प्रतियोगिता को समाप्त करना, सरकार से संबंध स्थापित करना, उसको व्यापार की प्रगति से अवगत कराना, प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित करना, उद्योग के संबंध में आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करना तथा उन्हें सदस्यों तक पहुंचाना, सरकार को हितकारी अधिनियमों को पास करने के लिए प्रेरित करना, सदस्य व्यावसायिक इकाइयों के लिए प्रतिनिधित्व करना, नियोजित कार्यकलापों की स्थापना करना एवं श्रम पूंजी उपभोक्ताओं तथा व्यापार में संबंधित स्थापित करना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों, उद्योगपतियों, बैंकरों तथा किसी न किसी व्यवसाय या धंधे में लगे व्यक्तियों का वह ऐच्छिक संगठन है जिसकी स्थापना किसी स्थान, क्षेत्र या जाति विशेष के सामान्य व्यवसायिक हितों की रक्षा एवं हितों में वृद्धि करने के लिए की जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर व्यक्ति भी इसके सदस्य हो सकते हैं। पार्षद विशेष उद्योग अथवा व्यवसाय के लिए निर्मित किए जाते हैं, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स समस्त व्यापारिक वर्ग के हित के लिए स्थापित किए जाते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। चैम्बर या तो व्यापारिक वर्ग द्वारा निर्मित किए जाते हैं अथवा सरकार एवं निजी व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से निर्मित किए जाते हैं। भारत और इंग्लैंड में ये चैम्बर निजी व्यापारियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जबकि फ्रांस में व्यापारिक समाज तथा सरकार के प्रतिनिधि द्वारा इनका निर्माण होता है। उदाहरण, स्थान के आधार पर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुंबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आगरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि हैं। जातीयता के आधार पर मारवाड़ी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, राष्ट्रीयता के आधार पर इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तथा अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ्रांस है। सन 1928 में भारत में इस चैम्बर की शाखा खुली थी। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। उद्देश्य एवं कार्य देश में औद्योगिक एवं व्यापारिक हितों की रक्षा करना, व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी आंकड़ों एवं सूचनाओं को एकत्रित करना और उन्हें अपने सदस्यों के हितार्थ प्रकाशित करना, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों से व्यापार संबंधी विषयों पर बातचीत करना, सदस्यों के बीच मधुर संबंधों की स्थापना करना तथा उनके लिए आचार संहिता का निर्माण करना, देश के व्यापारियों को विदेशी व्यापार में सहायता प्रदान कराना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।